नमस्कार सभी को। पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों देतांत के बारे में। वह देतांत है क्या? जो ये देतांत टॉपिक है ये +2 का जो शीत युद्ध का दौर चैप्टर है उससे में आता है और बीए की क्लासेस हैं उसमें भी ये जो टॉपिक है देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में आपको मैं देतांत के बारे में करवाना चाहूँगा। भाई ये देतांत होता क्या है और देतांत के उदय के क्या कारण हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत का जो है क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज का जो हमारा पूरा लेक्चर रहेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों वह देतांत है क्या या देतांत हम किसे कहेंगे। देतांत जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शिथिलता, तनाव, शैथिल्य। इसका कहने का मतलब ये है तनाव में कमी आना। जो ये देतांत शब्द जो है ये शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। शीत युद्ध जैसे आप सभी को पता है 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध चला और इसमें तो दो महाशक्तियां थी जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और तीसरा विश्व युद्ध होने का पूरा आसार था, लेकिन उस दौरान इन दोनों देशों के संबंध में कुछ मित्रता का जो माहौल है वो भी तैयार हुआ। इन्होंने जो दुश्मनी थी उसमें कमी करने की कोशिश की, काफ़ी प्रयास हुए और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव था उसमें जो कमी आई या जो कमी देखने को मिली उसी को जो है बाद में देतांत का नाम दिया जाता है। तो देतांत का अर्थ होता है अब भाई अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच में तनाव का माहौल था शीत युद्ध के दौरान, उस दौरान जो तनाव में तो कमी देखी गई, जो मित्रता का माहौल तैयार हुआ, उसे ही देतांत जो है वो कहा गया है। अब जो देतांत की जो उदय के क्या कारण हैं, किस कारण से देतांत का उदय हुआ, इसका शीत युद्ध के दौरान देखने को मिलता है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट जो है उस दौरान बहुत ज़्यादा दुश्मनी इनके अंदर बढ़ गई थी, या हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान एक दूसरा जो देश है वो काफ़ी इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनने की होड़ लग गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें, और सोवियत संघ है वो साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था। तो धीरे धीरे इनमें दुश्मनी बढ़ती चली गई थी। लेकिन 1953 से लेकर के 1953 से और 1956 के बीच में इन दोनों देशों के बीच में जो है वो मित्रता देखने को मिली थी। तो उस दौरान जो तनाव में कमी आई उसको हम देतांत के संदर्भ में दे सकते हैं। देतांत जो तनाव में कमी का जो 2 दशक है वो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसके बाद में 1963 से माना जाता है। 1963 से फिर 1970 का जो दशक है उसमें काफ़ी प्रयास किए गए और एक ऐसा माहौल तैयार किया गया अब दोनों देशों में जो है तनाव में काफ़ी कमी देखने को मिली। अब ये जो तनाव था इसमें कमी कैसे, जो देतांत है उसके उदय के क्या कारण हैं, तो देतांत का उदय का जो सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद में जो दोनों शक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, ये सारा अपना जो पैसा है वो सैनिक साजो सामान जो है उस पर बनाने में जो खर्च ज़्यादा करते थे। दूसरा जो जन कल्याण की जो योजनाएं थी उन पर कम ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे इन्होंने ये महसूस किया अब भाई आपस में जो दुश्मनी है उस कारण से कहीं ना कहीं जो है हमारा जनता जो है उसका कल्याण नहीं हो रहा है। तो इसलिए फिर दोनों देशों ने जो पैसा है अपना वो सारा मतलब युद्ध सामग्री पर खर्च करने की जो बजाय अपने देश के विकास की तरफ ध्यान देना इन्होंने शुरू किया, जिससे वो जनता का जो है जीवन स्तर सुधार सके। तो ये दोनों का नेशनल इंटरेस्ट था, भाई दोनों का राष्ट्रीय हित था। तो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए ये दोनों देश जो हैं इन्होंने भी एक फिर मित्रता का जो है वो माहौल तैयार किया।
दूसरा है दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता। देतांत का सबसे जो बड़ा कारण माना जाता है उदय का, वो माना जाता है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। कैसी आवश्यकता थी? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, उसके पास तकनीकी ज्ञान बहुत ज़्यादा था लेकिन कच्चा माल नहीं था। ऐसे ही जो सोवियत संघ था उसके पास कच्चा माल बहुत ज़्यादा था, कृषि जो थी क्षेत्र काफ़ी वो था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी ज्ञान नहीं था। इसलिए दोनों देश ये विचार करने लगे कि हमने अगर अपना विकास करना है तो मेरे को अमेरिका सोचने लगा भाई कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल किसके पास है? सोवियत संघ के पास। जब मित्रता होगी तो मुझे कच्चा माल मिलेगा और मैं ज़्यादा विकास कर सकता हूँ। ऐसे ही सोवियत संघ जो है उसको तकनीकी ज्ञान चाहिए था और टेक्नोलॉजी ज़्यादा किसके पास थी? अमेरिका के पास। तो इन दोनों देशों की जो एक दूसरे की आवश्यकता थी, उस कारण से भी जो है देतांत का जो है उदय माना जाता है। ये दोनों राष्ट्र जो हैं वो सोचने लगे भाई एक दूसरे की हम मदद करके अपना विकास कर सकते हैं। तीसरा देतांत के उदय का कारण जो है वो है परमाणु बमों से शक्ति संतुलन का आना। देखो, जैसे बच्चों सभी को पता है, आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि दूसरा विश्व युद्ध के दौरान परमाणु जो बम है उसका प्रयोग किया गया। जापान के विरुद्ध इसमें किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराए गए थे। उस टाइम तक सोवियत संघ के पास जो है परमाणु हथियार नहीं थे या उन्होंने परमाणु बम नहीं बनाए थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में जब सोवियत संघ ने ये देखा भाई अमेरिका के पास परमाणु बम है, तो धीरे धीरे उसने भी अपने जो है परमाणु बम बनाए और परमाणु परीक्षण किए, जिससे क्या हुआ, दोनों देश जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न बन गए। और दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति संपन्न बनने से क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पावर हो गई, मतलब शक्ति संतुलन आ गया। अब ये सोचने लगे आपस में, अगर भाई युद्ध होता है तो मेरा भी नुकसान होगा और सोवियत संघ का भी नुकसान होगा। तो एक दोस्ती का जो माहौल तैयार करने के लिए ये शक्ति संतुलन का होना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगर अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार होते तो वो ही उसके दिमाग में ये रहता कि भाई तू ही सुपर पावर है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है शक्ति संतुलन, परमाणु जो हथियार है उनके आने से जो शक्ति संतुलन हुआ, बैलेंस ऑफ पावर, तो उस कारण से भी जो है देतांत का उदय माना जाता है। चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं यूएनओ में विकासशील देशों की बढ़ती संख्या। जैसे आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और धीरे धीरे जो है इसके जो भी एशिया, लैटिन अमेरिका के जो देश थे, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे या एशिया महाद्वीप के भी जो देश थे, काफ़ी देशों को जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और उस वजह से स्वतंत्रता प्राप्त होने से उन्होंने किसकी सदस्यता ली? यूएनओ की सदस्यता ली। और यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ने से क्या हुआ, सभी ने मतलब क्या किया, दोनों जो महाशक्तियां थी उनको जो है शीत युद्ध के दौरान मतलब ये कोशिश की कि भाई इनके युद्ध न हो और एक मित्रता का जो माहौल है वो तैयार करने की उन्होंने कोशिश की। दूसरा, जो यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें जो विकासशील देशों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। सारे के सारे विकासशील जो देश है वो युद्ध नहीं चाहते थे। तो उस वजह से मतलब दोनों जो गुट जो बने हुए थे अमेरिका और सोवियत संघ, उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपना एक अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन जो संगठन है वो बनाया। तो इसके कारण भी जो है देतांत का उदय माना जाता है। अगर यूएनओ की विकासशील देशों की संख्या नहीं बढ़ती, दूसरा जो देश हैं एक अलग अलग गुट में चले जाते, तो युद्ध का माहौल ज़्यादा तैयार हो जाता। तो इसलिए यूएनओ में विकासशील देशों की संख्या बढ़ने से जो है वो भी देतांत के उदय का कारण रहा। तीसरा, इसमें पांचवा जो है इसमें आता है तीसरे विश्व युद्ध का डर। देतांत के उदय का एक कारण जो है ये माना जाता है कि दोनों महाशक्तियों को तीसरे विश्व युद्ध का डर था, क्योंकि उनको पता था अगर दोनों शक्तियां जो हैं अगर आपस में लड़ती हैं तो तीसरे विश्व युद्ध, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं, कोई देश अमेरिका का समर्थन करता था,
कोई देश जो है सोवियत संघ का समर्थन करता था। तो कहने का मतलब क्या है, तीसरे विश्व युद्ध का डर था कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो है अपने सैनिक संगठन बना रखे थे, नाटो था, सीटो था, सेंटो था। ऐसे ही फिर सोवियत संघ ने अपना जो वार्सा पैक्ट बना रखा था सैनिक संगठन। तो इन सैनिक संगठनों की वजह से भी ये रहा भाई अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो मतलब ज़्यादा जान माल की हानि होगी, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध का जो डर है उस कारण जो है वो भी जो है देतांत के उदय का जो है कारण माना जाता है। आशा है जो ये देतांत और उसके देतांत के उदय के जो कारण हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो ये आता है भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो है देतांत का क्या प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत जो है उसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ा या इसके क्या परिणाम निकले। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देतांत का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। सबसे एक पहले हम देख सकते हैं यूरोप की एकता में वृद्धि। यूरोप की एकता में वृद्धि। देखो शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप है वो मतलब दो शक्तियों में सबसे ज़्यादा बंटवारा हुआ, क्योंकि जो पश्चिमी जो यूरोप है उस पर कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का प्रभाव था, ऐसे ही जो पूर्वी यूरोप है उस पर जो प्रभाव था वो था सोवियत संघ का। अब दोनों शक्तियां जो थी तनाव दोनों के बीच में था, तो उस वजह से क्या हुआ, यूरोप जो कहीं ना कहीं दो वर्गों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में। लेकिन जब देतांत का माहौल तैयार हुआ, तनाव में जो कमी आई, तो इससे क्या हुआ, यूरोप की एकता में वृद्धि हुई, यूरोप एक हो गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव देखने को मिलता है, यूरोप की एकता में वृद्धि। दूसरा इसमें हम कह सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध जो है, तीसरे विश्व युद्ध के डर से छुटकारा। तीसरे विश्व युद्ध के डर से छुटकारा। देखो देतांत से एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जो प्रभाव है ये देखने को मिलता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध का डर था शीत युद्ध के दौरान, जब देतांत आया, देतांत का मतलब उन दोनों देशों में मित्रता हुई या तनाव का माहौल कम हुआ, उससे क्या हुआ, पूरा जो विश्व था वो उसको तीसरा विश्व युद्ध होने से उनको जो डर लगा हुआ था भाई आज युद्ध होगा, कल छिड़ जाएगा, परसों छिड़ जाएगा, तो उससे उनको मुक्ति मिल गई। और सभी देश ये सोचने लगे अगर दोनों देशों के पास मित्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। 1963 के बाद में तो दोनों देशों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने आपस में जो है टेलीफोन जो लाइन है वो भी बिछाने का आपस में कार्य किया। अगर भाई कोई इमरजेंसी आती है तो दोनों देश के नेता हैं वो एक दूसरे से बात करके युद्ध को रोक सकते हैं। तो जो ये प्रयास हुए ये इससे क्या हुआ, जो विकासशील देश या जो नए स्वतंत्र देश थे उन सभी को तीसरे विश्व युद्ध से के डर से जो है छुटकारा मिल गया। तीसरा इसमें हम देख सकते हैं निशस्त्रीकरण का प्रयास। निशस्त्रीकरण का प्रयास। देतांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव ये देखने को मिलता है, या एक देतांत का एक परिणाम ये निकला कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। निशस्त्रीकरण का मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अस्त्र शस्त्रों में कमी करना या अस्त्र शस्त्रों जो है उनको खत्म करना, समाप्त करना, उसको निशस्त्रीकरण कहते हैं। जब दोनों देशों के बीच में मित्रता का जब माहौल हुआ तो क्या हुआ, निशस्त्रीकरण जो है वो उसका प्रयास किया गया। जैसे हम कह सकते हैं भाई एनपीटी है 1968 में जो लेके आए, 1963 में जो एलटीबीटी है, या जो भी बैठक के दौरान ये डिसीजन लिया भाई आगे परमाणु परीक्षण कम से कम करेंगे। तो निशस्त्रीकरण का जो प्रयास हुआ इसका जो मेन कारण था वो था देतांत। अगर इन दोनों देशों के तनाव में कमी नहीं आती तो मतलब शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता, लेकिन देतांत की वजह से क्या हुआ, निशस्त्रीकरण का प्रयास हुआ, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला।
और लास्ट में हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता की गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था गुटनिरपेक्षता के बारे में। बस जो गुटनिरपेक्ष संगठन बनाया गया, इसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से हुई और जब सोवियत संघ जो देतांत की वजह से जो है शीत युद्ध का अंत हुआ, सोवियत संघ जो है उसके टुकड़े होने के बाद में, तो जो गुटनिरपेक्षता जो संगठन है उसको बारे में ये कहा गया अब भाई अब जो है इसकी प्रासंगिकता है वो खत्म हो चुकी है, ये अप्रासंगिक हो गया है। देतांत की वजह से जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला किस लिए था भाई? दोनों महाशक्तियों, दोनों गुटों से अलग रहने के लिए। जब इनमें मित्रता हो रही है तो फिर इस संगठन जो है उसकी क्या आवश्यकता है, इस आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? तो जो गुटनिरपेक्षता है उसकी प्रासंगिकता पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति के विचारक हैं उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। अब भाई अब इसकी कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर जो प्रश्न चिन्ह है उसका जो है वो भी देतांत की वजह से ही लगा था। लेकिन आज जो ये संगठन है आज भी प्रासंगिक है। इसने जो दूसरी समस्याएं हैं उनको उठाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जाना भाई देतांत है क्या। बिल्कुल सिंपल है। देतांत का अर्थ जो होता है वो है तनाव में कमी आना। ये जो देतांत शब्द जो है वो शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था और इस शब्द का जो प्रयोग है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो दुश्मनी थी उसमें जो कमी आई, उसमें जो मित्रता का माहौल तैयार हुआ, उसी को देतांत का नाम दिया गया था। फिर मैंने आपको देतांत के उदय के क्या कारण थे या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देतांत का क्या प्रभाव है इसके बारे में बताया। आशा है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।